ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा भी होगा, लिंक पे मैंने लिखा था डेमो क्लासेस, है ना। डेमो क्लासेस का मतलब है कि आज आप लोगों की ये जो क्लास समाज कार्य में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरी बेसिक जानकारी दूंगा और ये पब्लिक क्लास रहेगी, है ना। और समाज कार्य में हम लोग आज जो देखेंगे महत्वपूर्ण उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे और विशेषताओं उद्देश्य सहित अन्य प्रक्रियाओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो आप सभी लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आप सभी लोग, ये नोटिफिकेशन KGMU का है। KGMU का मतलब है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की। ये एक आयुर्विज्ञान संस्था है। इसमें सोशल वर्क में कुल टोटल वैकेंसी निकाली गई है 23 और पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। ठीक है, ये एडवर्टाइज नंबर है बेसिकली 48/R, फिर उसके बाद हाइफन देकर उसने बताया है 2024 की ये वैकेंसी है। यहाँ जनरल के लिए 11 सीटों पर भर्ती निकाली गई है, EWS के लिए 2 सीटों पर वैकेंसी है, OBC के लिए 6 सीटों पर भर्ती है, SC के लिए 4 है, ST के लिए नहीं है, यहाँ पे SC के लिए 4 है। ठीक है, अब देख सर सकते हैं एसटी आप लोग वाले नहीं भर सकते क्या? नहीं, अगर अदर स्टेट के हैं, अगर भरना चाहते हैं तो उसमें भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, वो अच्छा जनरल में काउंट होंगे ST वाले। अच्छा जी। लेकिन इनके लिए कोई पर्टिकुलर बेसिकली ST के लिए सीट नहीं बनाई गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ये बात आप सबको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि एक्सपीरियंस इन द लाइन विथ अ वेलफेयर, या OR का मतलब होता है या हेल्थ एजेंसी, है ना, प्रेफरेंस करेगा डीलिंग विथ अ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस में। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, आपके पास यहाँ पे ये कहा गया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये दर्शाया थोड़ी ना गया है कि 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, 6 साल का होना चाहिए। ऐसा कुछ भी इंडिकेट इनकी नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है और होना ज़रूरी है। इसमें ये कहने का तात्पर्य है कि जो सेकंड पॉइंट है, होना ज़रूरी है। 6 महीने के हो या 8 महीने का हो, है ना, या साल भर का हो, या होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ये डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, वांछित चीज़ें, कुछ पॉजिटिव होता है, जैसे कि हम सबको पता होता है ना, कि जैसे बेसिक कंप्यूटर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस, आप क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग, अगर है मान लीजिए आपने ट्रेनिंग के दौरान में कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखा है, अगर उसका लेटर वगैरह है तो आप उसके साथ वहाँ पे लगा सकते हैं। या किसी अन्य प्रक्रियाओं में अगर आपके स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे मान लीजिए आप स्पेशल एजुकेटर्स हैं या एक शिक्षक हैं किसी अन्य प्रक्रिया में या अन्य इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो वो चीज़ें भी आप लगा सकते हो। तो थोड़ा सा ये आपके लिए प्लस पॉइंट का पार्ट हो सकता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि इसकी फ़ीस को लेकर अगर मैं बात करूँ, इससे पहले भी मैं आप लोगों की क्लास दे चुका हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों से ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूँ तो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए बेसिकली टोटल जो फीस बताई गई है वो 2360 रुपये बताई गई है ना, 2360 बताई गई है। SC ST के लिए, देखिए ST तो बेसिकली वहाँ पर मेंशन नहीं, यहाँ पे ऐसे ही लगता है, हो सकता है मिस प्रिंटेड हो, फिर भी SC के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1416 यानी 1416 रुपये की बात की गई है इसकी फ़ीस को लेकर। ये GST है, ये इंक्लूड है। फीस तो बेसिकली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यही 2000 और 1200 ही बताया है, लेकिन इनमें GST अगर आप ऐड करोगे तो फीस इतनी बन जाती है। ठीक है, ये आपको बताया गया है फीस को लेकर। यहाँ एक कॉलम आप सभी लोग देख रहे हैं रिजर्वेशंस को लेकर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं आरक्षण, है ना, आरक्षण है। अब देखिए, ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की निवासी है उनके लिए आरक्षण है ना, ये आप सबको ध्यान। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आरक्षण नीति जो लागू की गई है बेसिकली यहाँ पे, रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी अप्लीकेबल।
तो ये कहने का आशय मेरा यही कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ये कहती है कि आरक्षण नीति लागू है तो ये केवल केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करता हूँ, या अनुसूचित जनजाति या एसटी की बात करता हूँ, या ओबीसी की बात करता हूँ, ठीक है, तो उनमें बेसिकली यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप लोग, एसटी लिखा भी है, एससी लिखा भी है, ठीक है, फिर उसके बाद बैकवर्ड यानी ओबीसी लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस भी लिखा हुआ है ना। साथ ही साथ इसने कहा क्षैतिज श्रेणियों के लिए, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक प्रकार से, है ना, आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी विल बी प्रोवाइड ओनली कैंडिडेट्स डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है। आप ये सोचो कि हम एमपी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं और एससी कैटेगरीज में आते हो या ओबीसी में आते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल उनको मिलेगा आरक्षण जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अदर स्टेट के अगर आप हो तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को वहाँ पे जनरल में बेसिकली रखा जाएगा, जनरल में रखा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करेंगे, क्या ये चीज़ें समझ में आ गई है? प्लीज। जी सर, हाँ आ गई। उम्र सीमा क्या है सर? उम्र हाँ, सीमा अब ये थोड़ा सा एज को लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम एज प्लीज़ एक बार म्यूट रहेंगे। मिनिमम एज बेसिकली 18 वर्ष बताई गई है और मैक्सिमम एज जो बताई गई है वो 40 ईयर्स बताई गई है, यानी 40 साल बताया गया है इसमें। आप अगर हम देखते हैं नोटिफिकेशन में भी आप मिल सकता है, आई थिंक मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो आपको एज मिलेगी इतना ही, 18 से मिल जाए, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मिल गया भाई। ये 18 से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यानी 18 एज दर्शाई गई है और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि 40 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। अब इन्हीं के बीच में आप लोगों को सभी पदों के लिए जो आयु की गणना की कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है, द कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन फॉर ऑल द पोस्ट इन 1 जुलाई 2024। कहने का मतलब है सभी पदों के लिए जो आयु की गणना है वो कट ऑफ तिथि 1 जुलाई 2024 दर्शाई गई है, 1 जुलाई 2024। और फिर कहा गया है कि ऑन दिस डेट कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड मस्ट नॉट एक्सेड 14 ईयर्स ऑफ एज। कहने का आशय ये है कि इसी तिथि पर उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात इसमें बताई गई है। मे बी अब आप आगे भी देख सकते हो, एक पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें, बाय द वे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ये बात कहता है अपने बेसिकली दिशा निर्देश में, आप ऐसा कह लीजिए, तो उसमें ये कहा गया है, अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि आरक्षण सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 5 वर्ष तक की छूट लागू करेगी। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि रिलैक्सेशंस ऑफ अप टू 5 ईयर्स इज एप्लीकेबल एज पर द रिलेवेंट गाइडेंस में, यानी दिशा निर्देश में अपने गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है और वो बात कही जा रही है। तो अगर बाई द वे मान लीजिए आपकी एज अगर ऊपर जा रही है, 40 प्लस हो रही है, तो उस जगह पे आप अगर कैटेगरीज में आ रहे हो एससी या ओबीसी में तो आपको आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नीचे दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, है ना, दिव्यांग कैंडिडेट को लेकर। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि अब एज भी, फीस भी और थोड़ा सा आप लोगों को वो चीज़ें भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। एज और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और फीस को लेकर इंफॉर्मेशन मैंने जो बताया वो समझ में आ गया है, तो एक बार कंफर्म करेंगे, फिर मैं आगे सिलेबस पर थोड़ा सा जिक्र करते आगे चलूंगा। ये कब से भरना स्टार्ट होगा सर? कब तक लास्ट डेट होगा? अभी इसकी कोई डेट बेसिकली बताई नहीं गई है स्टार्ट कब होगा, लेकिन मैं आप सबसे इतना आश्वस्त करा देता हूँ कि 2 से 3 दिन, है ना, 2 से 3 दिन में आप लोगों का ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये आप सभी लोग तैयार रहिए। और अंतिम जो तिथि इसकी बताई गई है वो 31/12/2024, है ना, 2024। यह सर अंतिम। क्या ईडब्ल्यूएस को एज में रिलैक्सेशन मिलता है क्या? ईडब्ल्यूएस को देखिए, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को लेकर, यहाँ देखो कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया गया था,
जिन्होंने मेंशन नहीं किया है सर, हाँ, mention SC ST OBC को लिखा है, दिव्यांग जनों को लिखा हाँ, है। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि EWS जो है, EWS इसके उसमें ना रहे, है ना। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इसमें अगर करना होता तो इसको लिख देता इसमें, है ना, लिख देता। ये लिखा नहीं है, जी सर, इसलिए जी। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अगर EWS के अंतर्गत अगर आ रहे हो तो ये को लेकर, है ना। और मेरे जहाँ तक उम्मीद है 40 से सभी लोग नीचे ही होंगे। क्या कोई है ऐसा स्टूडेंट जो 40 से प्लस है? अरे सर, मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, SPGI लखनऊ का, अच्छा अच्छा अच्छा, रंजीत, विनीत कुमार शुक्ला, अच्छा अच्छा, विनीत कुमार मध्य शुक्ला जी, प्रदेश। ओके 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 ओके, शुक्ला जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मान लीजिए बाय द यहाँ पर EWS के बारे में कुछ कहा नहीं गया है ना, तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि EWS जब नहीं लिखा गया है तो आप इसमें ऐसा कुछ भी ना सोचें कि आपको मिलेगा, है ना, रिलैक्सेशंस, ठीक है। तो ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ देख सकते हैं सिलेबस बहुत ही आसान सा सिलेबस है, इजी सिलेबस है, केवल 60 नंबर की पकड़ इस सिलेबस पर है टोटली, है ना। और जहाँ तक मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम में इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो फैक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि SGPGI में आप लोगों ने, विनीत शुक्ला जी ने पेपर दिया और भी बच्चों ने देखा होगा कि मैंने कहा था फैक्ट आएगा, फैक्ट ही आया। फिर आपको बता दूं कि KJMU में भी आप लोगों को फैक्ट ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है, फैक्ट। इसलिए जो भी चीज़ें आप लोग या स्टडी करें, पढ़ें, वो फैक्ट वाइज आपने कॉपी पर मेंशन भी करते चलें साथ ही साथ, है ना। उसकी PDF और वीडियो का रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मैं आप लोगों को आसानी से अवेलेबल करा दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट वगैरह है तो बताइए शुक्ला जी, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई डाउट वगैरह? नहीं नहीं सर, मैं तो डिसेबल पर्सन में हूँ, मैं तो डालूंगा ही उसको। हाँ, तो फिर तो आपको, तो आप डिसेबल में हो तो आपके लिए तो है आरक्षण, मैंने बताया तो अभी यहाँ पे है, तो जी 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 है ना, जी फिर तो आप हो, जी जी, आप है ना हो। सर, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो है। अप्लाई जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी हम क्लास, ठीक है। इससे पहले आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक पोस्टर, मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दे दूँ। जो बच्चे बेसिकली तैयारी कर रहे होंगे UGC नेट JRF के लिए, जिनका एग्ज़ाम बेसिकली दिसंबर माना जा रहा था, और वो एग्ज़ाम तिथि, परीक्षा तिथि आप लोगों की आ चुकी है, कल 19 तारीख तक, कल ही आया है। और एग्ज़ाम डेट बताया गया है 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी, ठीक है, 2025 में आप लोगों का एक पेपर होगा, जिसमें से होगा सोशल वर्क। कभी भी कोई भी डेट आ सकती है, इनमें से एक डेट होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं KGMU को लेकर इसकी क्लासेस मैं आप सभी लोगों को जो है, आज तो बेसिकली 1 PM चला रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग क्लास इसका लेना चाहेंगे तो इसका समय होगा मॉर्निंग का 10 AM होगा, ठीक है। सुबह में इसकी क्लास बेसिकली प्रोवाइड कराई जाएगी मॉर्निंग में। शाम की क्लासेस बेसिकली बिजी है, शेड्यूल बिजी, इसलिए शाम को नहीं रखा गया, इसकी मॉर्निंग में 10 AM रखी गई है क्लासेस, ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को लेंगे तो। अब देखिए, इसमें पहला आज का जो हमारा पार्ट है, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ KGMU के बारे में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की। तो इसके सिलेबस में कहा गया है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। इसका मतलब ये होता है कि समाज कार्य में उसकी प्रकृति और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमें यह स्टडी करना है। तो देखिए, समाज कार्य के व्यवसाय या उद्योग विकास या दर्शन एवं सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, इवैल्यूएशन, फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल, सोशल वर्क एंड प्रोफेशन की, तो वो सभी क्रियाएं नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क में इंक्लूड है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि आप लोग केवल समाज कार्य की प्रकृति पढ़ लो और समाज कार्य का विकास पढ़ लो, बस बात खत्म। यहीं तक नहीं, इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इसके टूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इनके मेथड्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इसके टेक्निक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। सारी चीज़ें आपको यह स्टडी करना पड़ेगा इस पॉइंट नंबर A के अंतर्गत। पॉइंट नंबर B में देखिए आप, सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी के बारे में दिया गया है कॉन्सेप्ट को लेकर। और ये मैं आपसे कहूँ तो UGC नेट के सिलेबस का एकदम एक प्रकार से कॉपी किया हुआ है, ठीक है, समाजशास्त्र या अवधारणा, ठीक है। साथ ही साथ समकालीन जो ग्रामीण और नगर का है विकास को लेकर, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार पर भी विचार विमर्श किया गया है। सोशल वर्क प्रैक्टिस यानी अभ्यास पर भी बात है। सामाजिक नीति पर भी बातचीत होगी ये सेकेंड वाले पार्ट में। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों के ये सिलेबस के बारे में भी बताते चलूँगा। शुरुआत करता हूँ आज की क्लास। बताइए, स्टार्ट किया जाए क्लास आज की, बताइए। समाज कार्य की प्रकृति और विकास के हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करें कि क्या है सोशल वर्क का नेचर, क्या है सोशल वर्क के जो है विकास। सुनिएगा ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। समाज कार्य बेसिकली
किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होता है ना। ये बात आप सबको भली भांति तरीके से पता है, मैंने कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप लोगों से, ठीक है। व्यवसाय के अन्य सभी गुण जब उस जीविका में विद्यमान होते हैं तो समाज कार्य वे सभी गुण विद्यमान होने के कारण या जिसके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में आपने क्यों स्वीकार किया, कब स्वीकार किया? तो जब बेसिकली प्रक्रिया ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हुई तब। जब कोई क्रियाएं विज्ञान पर आधारित हो, ज्ञान पर आधारित हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से क्रिया को क्रमबद्ध तरीके से क्रिया को करने पर बात किया जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह एक पार्ट होगा व्यवसाय का, ठीक है, वह एक कार्य होगा व्यवसाय का। तो व्यवसाय समाज कार्य अपनी 3 प्रणालियों के साथ आता है। 3 प्रणालियां आप सबको पता है जो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत या प्राथमिक पद्धति के अंतर्गत रखी गई हैं, जिसमें से एक आता है सोशल केस वर्क, दूसरा आता है सोशल ग्रुप वर्क, तीसरा आता है कम्युनिटी वर्क। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य, सामुदायिक संगठन के द्वारा समस्त जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है या जो समूह जो समुदाय होता है उनकी मदद की जाती है समाज कार्य में, तो वो समाज कार्य व्यवसाय का पार्ट माना जाता है। और इसी आधार पे आप कह सकते हो कि समाज कार्य अन्य व्यवसाय से अलग एक व्यवसाय होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो व्यक्ति हो या समूह या समुदाय हो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि समाज कार्य लोगों और समूहों और समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से संसाधनों को जुटाने का जो काम करता है वह एक कार्य कहलाता है समाज कार्य की प्रकृति या समाज कार्य का विकास। बात समझ में आ रही है? बताइए, या तीव्र गति से मैं बोल रहा हूं या स्लो कर दूं? प्लीज भाई बीच बीच में बोला भी करो आप लोग, है ना, थोड़ा बहुत बोला करो, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। समाज कार्य का मकसद क्या होता है? समाज कार्य का मकसद का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। बात को बड़े ध्यान से समझिएगा सर। जब लोगों को उनके सामाजिक संबंधों में मदद करना या उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में सुधार करना होता है तो उस क्रिया में हम लोग उसे कहते हैं ये समाज कार्य का उद्देश्य है। बेसिकली समाज कार्य ना एक सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है। अब इनमें कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। उद्देश्य तो ये रखा गया कि मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, निपुणता पर आधारित जब व्यक्ति और समूह समुदाय को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में जब आप सहायता करते हैं तो वही समाज कार्य कहलाता है। वही बात यहाँ पे कही गई कि लोगों को उनके सामाजिक संबंधों में मदद करना या उनकी हेल्प करना, उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में सुधार करने की बात कही गई। तो ये समाज कार्य का उद्देश्य बना या मकसद बना, ऐसी बात आप कह सकते हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, समाज कार्य के जरिए लोगों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, काम की स्थिति और आवास में सुधार करने की आवश्यकता। कहने का आशय ये भी है कि समाज कार्य एक प्रकार से ये कहता है कि समुदाय या व्यक्ति या समूह, ठीक है, उसमें अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके कल्याण में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करना, है ना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसलिए समाज कार्य कहता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेगा, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में भी काम करेगा, ठीक है, आवास में भी काम करेगा, और उनकी जो समस्या है, चाहे वो मनोसामाजिक समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, उन समस्या से निजात दिलाने पर भी एक समाज कार्य काम करेगा। इस तरीके काम करता है सोशल वर्क, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया कि समाज कार्य के क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बात तो सही है। समाज कार्य का जब हम क्षेत्रों पर बात करते हैं तो वो एक बाल कल्याण आ जाता है, महिला सशक्तिकरण आ जाता है, वृद्धों का कल्याण हो जाता है, श्रम कल्याण हो जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग इत्यादि, या अल्पसंख्यक भी आप शामिल कर सकते हो, युवा कल्याण को भी बात कर सकते हो, बाल कल्याण पर भी बात कर सकते हो इत्यादि। इसके व्यापक क्षेत्र है। विद्यालय समाज कार्य का भी एरिया इसमें टच होता है और स्वास्थ्य समाज कार्य का भी एरिया इसमें टच होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि समाज कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है और मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को उसके एरिया पर भी जिक्र करूंगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ। समाज कार्य के जरिए कार्यकर्ता, सेवार्थी और संस्था की ज़रूरत होती है। देखिए समाज कार्य के 3 अंग होते हैं और तीनों अंग के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। हालांकि जो UGC नेट के बच्चे होंगे या जो सेट के बच्चे होंगे उनको पता होगा।
तो एक तरफ सोशल वर्कर का भूमिका हमें देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ क्लाइंट की भूमिका मिलती है, तीसरी तरफ एक इंस्टीट्यूट की भूमिका मिलती है। ये समाज कार्य के 3 अंग हैं और इन्हीं 3 अंगों से ही समाज कार्य की प्रक्रिया एक व्यावसायिक रूप भी माना जाता है। इन्हीं 3 अंगों में ही समाज कार्य का एक वैज्ञानिक ढंग भी फॉलो होता है। एक व्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान, निपुणता आधारित सिद्धांत, उपकरण, टूल, संसाधन इत्यादि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इन्हीं 3 के बीच में। ठीक है, तो यह एक प्रकार से कहा जाता है कि समाज कार्य के ये 3 अंग हैं। ठीक है, और समाज कार्य के अंतर्गत एक व्यक्तिक सेवा कार्य आता है। जो व्यक्तिक सेवा कार्य के अंग की बात होती है, एलिमेंट की बात होती है, घटक की बात होती है, तो वहाँ पे 4 P's शब्द आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और वो 4 P's नाम आता है H पार्लियामेंट का नाम आता है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस, 4 P's वो होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे अंग के रूप में अगर बात करेंगे तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे सोशल वर्कर, क्लाइंट और इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाज कार्य के सिद्धांत देख सकते हैं। समाज कार्य सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ताओं को लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले उनके आवेग, व्यक्तित्व और शक्तियों को समझने में मदद करना। देखिए, समाज कार्य के अंतर्गत या सोशल केस वर्क के अंतर्गत या ग्रुप वर्क के अंतर्गत या कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत कुछ कॉमन एक सिद्धांत होते हैं, जो 7 टाइप के सिद्धांत होते हैं, जो रॉबर्ट बिस्टिक के द्वारा बताए गए थे। रॉबर्ट बिस्टिक ने सन 1957 में 7 सिद्धांतों के बारे में बात किया था, जैसे स्वीकृति का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, आत्मनियंत्रण का सिद्धांत। ठीक है, इसी तरीके से कुल लगभग 7 सिद्धांतों पर इन्होंने जिक्र किया था। तो ये सिद्धांत भी समाज कार्य में भी लागू होगा, केस वर्क में भी लागू होगा, ग्रुप वर्क में भी लागू होगा, कम्युनिटी वर्क में भी लागू होगा। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 7 सिद्धांतों के बारे में। फिलहाल आप इतना तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि ये कॉमन है। बाकी H अगर मैं बात करता हूँ क्या नाम है, HB ट्रेकर का नाम, तो वो ग्रुप वर्क में अलग 10 सिद्धांत बताते हैं। रॉबर्ट बिस्टिक की बात करता हूँ तो केस वर्क में अलग सिद्धांत बताते हैं। डनहम ने 28 सिद्धांत की बात किया, जिसमें से 7 सिद्धांत शीर्षक रहे थे कम्युनिटी वर्क में। यहाँ तक कि मुर्रे जी रॉस का भी नाम आ जाता है, रोथमैन का नाम भी आ जाता है, वो कम्युनिटी वर्क में। उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन ये सभी सिद्धांत जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ, ये समाज कार्य के सिद्धांत में लागू होते हैं। और जब ये सिद्धांत लागू होते हैं तो व्यक्ति या समूह या समुदाय, उनके व्यवहार में बेसिकली क्या होता है, मॉडिफाई होता है, परिवर्तन होता है, या एक प्रकार से आप कह लिए प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है सामाजिक कार्यकर्ता के पास सैद्धांतिक ज्ञान, प्रशिक्षण, विशेषीकरण और व्यावसायिक संगठन होता है। आप सोशल वर्कर हैं, आपके पास मुझे भलीभांति तरीके से पता है, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के टेक्निक से रूबरू हैं, विभिन्न प्रकार की आपने ट्रेनिंग ले रखी है ना, अलग अलग व्यक्तियों के साथ या अलग अलग जो भी व्यक्ति समस्या से ग्रसित रहे हैं, उन व्यक्तियों के समाधान में अपना रोल अदा किया है। तो वो जो आपके पास अनुभव है, जो ज्ञान है, जो प्रशिक्षण है, ठीक है, जो आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से जब आप कोई कार्य करते हैं तो क्लाइंट में मॉडिफाई होता है या क्लाइंट में सुधार होता है। इस तरह की क्रियाएं भी समाज कार्य के अंतर्गत आती है। तो यह एक प्रकार से समाज कार्य व्यवसाय का पार्ट रहा है। आगे बात करते हैं। ये समाज कार्य का थोड़ा सा परिचय हम आप लोगों से यहाँ पे जिक्र करने चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में एक बात बताया था कि समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान से ही आया। देखो, मध्य प्रदेश में आज भी मैं बताऊं बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सोचते हैं कि एमपी सेट का जो पेपर होने वाला है, जो सोशल वर्क के स्टूडेंट है वो नहीं देंगे पेपर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस समय वैकेंसी निकाली गई थी तो उस समय एमपी सेट में या एमपीपीएससी आयोग ने ये बात कही थी कि सोशल वर्क के स्टूडेंट जो है सोशोलॉजी का सिलेबस पढ़कर आएँ और पेपर दें, ऐसा उन्होंने कहा था। और MSW के स्टूडेंट ने अप्लाई किया था फॉर्म को। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है। अब कुछ वीडियोस वगैरह आ रही हैं जहां ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सोशल वर्क के बच्चे पेपर नहीं दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल वर्क के स्टूडेंट वहां पे पेपर दे सकते हैं। आप लोग निश्चित होकर पेपर देने जाइएगा। अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन साइट पर नहीं आया हुआ है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों से कि पहले बेसिकली सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट था, वहीं से निकाला गया है एक सोशल वर्क को। और ये सोशल वर्क जो निकाल कर रखा गया है वो एक प्रोफेशनल सोशल वर्क है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। यहाँ कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है सोशल वर्क में। प्रैक्टिकल चीज़ें बेसिकली बेस्ड है। अब कोई चीज़ें प्रैक्टिकल होती है तो वो व्यावसायिक होती है, वो प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल का हिंदी व्यवसाय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो समाज कार्य एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। ये बात आप सबको अच्छे तरीके से पता है।
कहने का मतलब यह है मेरा कि समाज कार्य एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस होता है। कोई काम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप तरीके से जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो क्लाइंट हो, वो समुदाय या समूह हो, उसमें परिवर्तन निश्चित है कि आएगा। समस्या का समाधान करने के लिए यह समाज कार्य बेसिकली अपने प्रणालियों के साथ आता है। कहता है कि भाई अगर एक व्यक्ति के साथ काम करोगे तो वो सोशल केस वर्क कहलाएगा, यदि आप 7-8 व्यक्तियों के साथ काम करोगे तो वो सामाजिक समूह कार्य कहलाएगा, यदि आप 7-8 व्यक्तियों से ज़्यादा या आप किसी कम्युनिटी पर बात करते हो या किसी आप एरियाज पे या कस्बा पर बात करते हो या किसी ग्राम पर बात करते हो तो वह कम्युनिटी का पार्ट बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में सामाजिक न्याय दिलाने की बात, सामाजिक समरसता की बात, सामाजिक समृद्धि की बात, सामाजिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब यह है कि समाज में जो भी अवांछनीय व्यवहार हो रहा है उसे परिवर्तित किया जाए, उसे बदला जाए, अवांछनीय व्यवहार को बदला जाए और वांछनीय व्यवहार में कन्वर्ट किया जाए। आज समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, विभिन्न प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, उनको दूर करने के लिए सोशल वर्कर जो है काम करता है समाज कार्य में, वो प्राथमिक प्रणाली के रूप में, जहाँ केस वर्क, ग्रुप और कम्युनिटी वर्क के रूप में उभर कर सामने आता है। समाज कार्य समाज के विभिन्न वर्ग हो गया, समूह हो गया, संस्कृति हो गया, संस्कृतियों के व्यक्तियों की मदद करता है जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। समाज कार्य समाज के हित में निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करता है। यानी समाज कार्य जब भी क्रिया होती है तो भेदभाव रहित क्रिया होती है, पूर्वाग्रह रहित क्रिया होती है। एक सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों को किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी समूह या समुदाय के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना, या किसी धर्म या जाति को लेकर आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। ये भेदभाव रहित होकर आपको काम को करना होगा ताकि समाज को आप मुख्य धारा से जोड़ सके या उन व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ सके ताकि समाज में वांछनीय व्यवहार हो सके, ठीक है। समाज को एक मार्गदर्शन के रूप में आप कार्य कर रहे हैं इस समय। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है कि समाज कार्य, जिसे समाज कार्य या समाज सेवा भी कहा जाता है। देखो, समाज सेवा बेसिकली अगर मैं किताबी भाषा आप लोगों से बात करूं तो जहां आप इच्छा से कोई क्रिया करते हो तो समाज सेवा का पार्ट बनता है, और जब कोई क्रिया आप ट्रेडिशनल तरीके से सिद्धांत, मेथड और प्रविधि का प्रयोग करके आप करते हो क्रिया को, तो वो समाज कार्य कहलाता है। तो जब आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार काम करते तो समाज सेवा कहलाता है। और समाज सेवा बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि आप MSW कर रखे हैं या प्रोफेशनली व्यक्ति हैं तभी आप करें, अनप्रोफेशनली व्यक्ति भी समाज सेवा कर सकता है ना। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखते हैं अपने जिस गांव में है, 1-2 व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो सोशल सर्विस करते होंगे, या जिस एरिया में भी आप लोग निवास कर रहे हैं, आप नज़र उठा के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बैठा दीजिए। या विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए समाज में जो सुधार करने का प्रयास किया जाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास होता है, एक संगठित प्रयास होता है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट होल्ड रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि समाज कार्य बेसिकली होता है क्या है। व्यवसाय के माध्यम से जो है समाज कार्य में जो भी व्यक्ति ग्रसित है समस्या से, उसको बेसिकली दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसकी समस्याओं का। यही क्रिया बेसिकली सोशल वर्क में होता है। तो इसमें कहा गया कि समाज के विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठित रूप से वो बेसिकली उसमें काम करते हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी समूह और सामाजिक नेताओं के समूह या योगदान का भी महत्वपूर्ण एक प्रकार का योगदान होता है, ठीक है। तो ये सोशल वर्क का पार्ट है। आगे कहा गया कि समाज कार्य के माध्यम से समाज में दिव्यांग या वांछित या वंचिता थे ना, जो वंचित वर्ग है समाज में, लोगों का एक समान अवसर प्रदान किया जाता है और समाज में समरसता और समानता का माहौल भी बनाया जाता है। समाज कार्य और समाज कार्य में सुधार और समृद्धि के लिए किए जाने वाले कार्यों का संगठित प्रयास है, और इन्हीं कार्यों का उद्देश्य है कि समाज के विकास, समृद्धि और समाज के अधिकांश व्यक्तियों के लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग भी करना होता है, ठीक है। ये क्रिया बेसिकली समाज कार्य के अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे देखिए समाज कार्य की ये अवधारणा, ये थोड़ी सी अवधारणा के बारे में बात करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। समाज कार्य बेसिकली यहाँ आपने एक नाम सुना होगा, लेन क्लार्क का नाम सुना है? लेन क्लार्क का प्लीज़ बताइएगा अगर आपने सुना है तो। लेन क्लार्क का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? जी सर। लेन क्लार्क एक ऐसे विद्वान रहे हैं समाज कार्य में, अगर मैं आपसे बात करूं, एक फेमस पर्सन जिन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब मेंशन किया था, है ना।
और ये किताब बेसिकली सन 1947 में लाई गई थी। किताब का क्या नाम था, प्लीज़ कोई भी स्पष्ट तरीके से बता सकता मुझे 1947 का। मैंने कई बार आपको बताया रखा है इस किताब के बारे में। किताब का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, ये किताब में 3 युगों के बारे में बात किया गया था। एक युग का नाम था प्राचीन युग, दूसरे का क्या नाम था मध्य युग, यही ना, और तीसरे का क्या नाम था आधुनिक काल का युग कह लीजिए, है ना, काल का युग। तो कहने का आशय मेरा ये है, ये जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये अवधारणा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ताओं ने जो है इतिहास, दर्शन, मूल प्रक्रिया, लक्षण, क्षेत्र और कार्य का विवरण जब प्रस्तुत कर रहे थे, तो उस दौरान समाज कार्य के अर्थ और अवधारणाओं को समझाने के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क किताबों का सहारा भी लिया था, जो लेन क्लार्क की किताब थी। और लेन क्लार्क महोदय ने सन 1947 में ये किताब को पब्लिश किया था। प्राचीन युग में इन्होंने कहा कि इस युग में समाज कार्य का जो रूप था वो व्यावसायिक कार्य से भिन्न था। पहले व्यवसाय के कार्य का पाठ हुआ ही नहीं करता था। प्राचीन काल में लोग निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध या निराश्रित व्यक्तियों की जब भी कोई सहायता कर देता था तो उसको कहा जाता था ये धार्मिक कर्तव्य है भैया, हम धार्मिक कर्तव्य, और धार्मिक कर्तव्य को ही मान लेते थे कि ये सोशल वर्क का पार्ट है ना। तो समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता दया, सहानुभूति भावना से प्रेरित होकर उसे कोई वस्तु दे देते थे, कोई अर्थ दे देते थे, उनके आधार पर करते थे, तो वो समाज कार्य प्राचीन समय में कहलाता था, है ना। पहले के समय में कोई किसी को वस्तु दे देना, कपड़े दे देना, पैसे दे देना, खाना खिला देना, है ना, या कुछ अनाज या अन्न दे देना, तो उस प्रक्रिया में इसको बोला जाता है कि वो समाज कार्य था। समय बदला। लेन क्लार्क ने अपनी किताब में ये भी चीज़ें मेंशन किया कि जो मध्यकाल का युग था वो 18वीं युग या 18वीं शताब्दी के दौरान में ये शुरू हुआ, और उस समय मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो गई। मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई और इसी काल में समाज सेवा की प्रेरणा धर्म और दया की भावना का फल स्वरूप ना होकर इन्होंने मानवता पर आधारित कर दिया। अब आपको लगा कि भैया इसकी मदद करनी चाहिए, तो आपने मदद कर दिया, ठीक है, मानवता बस, ह्यूमैनिटी इज बेस, आपने इसकी मदद कर दी, तो उसको बोला गया कि मध्य युग का पार्ट था। मध्य युग में यही चीज़ें ज़्यादातर चली हुई थी। फिर उसके बाद आधुनिक युग आया, आधुनिक काल आया, जिसको हम लोग बोलते हैं आज वर्तमान में। अब ये प्राचीन युग और मध्य युग दोनों का मिश्रण था, ये इन दोनों का मिश्रण था। आप ये भी कह सकते हो कि दया, धर्म, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना को आधार पे सेवा करना जो रहा, वो क्रिया बेसिकली आधुनिक काल का पार्ट रहा। और ये दोनों होने के नाते मध्य युग भी और प्लस में वस्तुदान अर्थदान होने के नाते इसको बोला गया कि यह एक आधुनिक काल है। आधुनिक काल में व्यवसाय सेवा का कार्य भी बेसिकली विकसित हो गया, व्यवसाय कार्य भी इसके बाद यहाँ पर डेवलप हो गया, एक प्रकार से आप ऐसे कह लीजिए कि विकसित हो गया। ये समाज कार्य का बेसिकली बेसिक अवधारणा के बारे में बताया गया है, ठीक है। समाज कार्य का जनक किसे कहा जाता है जानते हैं आप सभी लोग? आप सबको पता होगा सोशल वर्क नहीं, सोशल वर्क के जनक के रूप में अगर किसी का नाम आया तो उनका नाम था जेम एडम। क्या नाम था? जेम एडम्स नाम था सोशल वर्क के जनक के रूप में, ठीक है, समाज कार्य के जनक के रूप में। जेम एडम एक समाज सुधारक थे जो यूएसए के रहने वाले थे, और इनका सबसे ज़्यादा रोल यूजीसी नेट में एक सवाल बनाया गया था, सेटलमेंट हाउस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप सभी लोग बता सकते हो जेम एडम्स थे। पेपर में अभी 22 अगस्त को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था सेटलमेंट हाउस, है ना, आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो नाम आता है जेम एडम का नाम आता है। अच्छा, पेपर में ये भी पूछता भैया ये रहने वाले कहाँ हैं, तो आप यूएसए का नाम भी दर्शा सकते हो। भारत में आपको बता दूं जब शुरुआत हुआ समाज कार्य के बारे में इंडिया में, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा 1936। भारत में 1936 से पहले कोई काम अगर होता था तो उस समय उसको बोला जाता था ऐच्छिक क्रिया माना जाती थी। जब भी कोई काम होता था 1936 से पहले,
1936 में आपने नाम सुना होगा एक जो है, ये तो ऐच्छिक क्रिया होती मानते थे हम लोग, क्या मानते थे, ऐच्छिक क्रिया मानते थे। और जब 1966 के बाद वाली प्रक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर आपने नाम सुना होगा एक सर दोराबजी करके, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट नाम सुना होगा, टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सोशल वर्क, ठीक है। इसकी स्थापना हुई और यही समाज कार्य व्यवसायिक शिक्षा की पहली संस्था मानी गई। तो परीक्षा में एक बार सवाल ये भी बनाया गया था, आप सबको पता भी होगा, और पूछ ले कि समाज कार्य, पेपर में पूछ लिया जाए कि समाज कार्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा, समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, के लिए पहली संस्था, तो आप सबके नाम याद होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, या आप कह लीजिए सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। इसका नाम बदल दिया गया था 1944 में, क्या हुआ, इसका नाम बदला गया, ठीक है, नाम बदला गया और नाम रखा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी समय भारत में यह स्वीकृति मिली कि समाज कार्य करने के लिए औपचारिक शिक्षा जरूरी है। समाज कार्य में स्वीकृति मिली कि इसलिए औपचारिक शिक्षा जरूरी है, औपचारिक शिक्षा जरूरी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जे मैडम्स का नाम, इतनी बात क्लियर हुई, एक बार स्पष्ट करेंगे आप सभी लोग, बताते चलिए भाई साथ ही साथ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आपने नाम सुना है समाज कार्य दिवस कब मनाया जाता है, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं नोट सुना कर सर। दीजिए। चलो फिर नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा भी कीवर्ड पर आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ, आईएमपी कीवर्ड्स को लेकर, सोशल वर्क की बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो विश्व जी सर। समाज कार्य दिवस का नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। यहाँ पर विश्व सामाजिक कार्य दिवस एक मनाया जाता है, परीक्षा में ये भी सवाल आया हुआ है, हर साल जो है, हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है ना, मनाया जाता है। तो बेसिकली जो डेट आती है वो 19 मार्च आती है, वो डेट जो आती है वो 19 मार्च आती है। तो विश्व समाज कार्य दिवस 19 मार्च भी आप कह सकते हो। और इस दिन मनाने का मकसद ये था कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करना और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके प्रयासों को पहचानने की बात कही गई थी। ये 19 मार्च की जो दिवस रखा गया है, और ये दिन मनाने का मकसद खासकर सामाजिक न्याय को वकालत करना, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, ठीक है, और समुदायों को सशक्त बनाना इत्यादि जैसी क्रियाएं जो है रही हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सोशल मीडिया की जागरूकता को फैलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के साथ काम करने वाले स्थानीय जो संगठन रहे उनकी समर्थन करने के लिए, उन परिप्रेक्ष्य में ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल वर्क डेज, ये बात आप याद रखेंगे सभी लोग, वर्ल्ड सोशल वर्क डेज, ये आपको ध्यान रखना होगा, 19 मार्च, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी समाज कार्य की। तो समाज कार्य की शुरुआत बेसिकली व्यवसाय समाज कार्य की परीक्षा में सवाल भी बनता है कि बताइए व्यवसाय समाज कार्य की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो आप सभी लोग कह सकते हो कि व्यावसायिक समाज कार्य की जो शुरुआत हुई है वो बेसिकली 19वीं शताब्दी के दौर में हुआ था, है ना। व्यावसायिक समाज कार्य की शुरुआत 19वीं सदी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बातें? बताते चलिए भाई। जी सर। जी सर। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अच्छा, समाज कार्य में जेम एडम का नाम सेटलमेंट हाउस मोमेंट में हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ जेम एडम का जो रोल देखने को मिला है समाज कार्य में,
ये एक प्रकार के समझौता कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, सामाजिक दार्शनिक भी रहे हैं, लोक प्रशासक भी रहे हैं, है ना, और संरक्षक, महिला मताधिकार और विश्व शांति के लेखक के साथ साथ अपना एक अहम रोल इन्होंने अदा किया है जेम एडम्स ने। इनकी कुछ किताबें भी रही हैं जिनमें से मैं आपको 2-4 किताबों के बारे में बताऊंगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब जेम एडम की। इन केस अगर बाय द वे परीक्षा में आ जाए तो आपको क्या लगाना होगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक किताब इनकी आई हुई थी जेम एडम की, जेम एडम्स की, सोशल वर्क की कार्यकर्ता रही हैं, इनको याद रखेंगे, अमेरिकन एक्टिविस्ट इनको कहा जाता है। 20 years एट हल हाउस, ठीक है, हल हाउस पहली किताब 1910 में 1910 में एक किताब इनकी बेसिकली लाई गई थी। दूसरी किताब इनको लिख सकते हैं डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक्स करके, इनकी दूसरी किताब डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक्स, ये किताब 1902 में जेन एडम की किताब रही है। ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट आप सबके लिए बन सकती है, जेम एडम्स की। जो भी किताब इनके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आप सबके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक किताब इनकी काफ़ी फेमस रही है, उस किताब का नाम है नेवर आइडियाज ऑफ पीस, नेवर आइडियल्स ऑफ पीस। और ये किताब जेम एडम की रही है। सच्ची शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, और उसी पर बेस्ड यह किताब सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रस्तुत किया था सन 1906 में। ये 3 किताब आप लोग जेम एडम की याद रखिएगा। बाकी सेटलमेंट हाउस मोमेंट में अगर नाम आता है सोशल वर्क में तो आप इनका नाम भी वहाँ पर अवश्य याद रखेंगे, ठीक है। समाज कार्य प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम एक प्रसिद्ध संस्था बेसिकली अमेरिका में स्थापित किया गया था। पेपर में ये भी सवाल बनाया गया है कई बार, मैं चाहूँगा इसे भी आप लोग नोट करें, है ना। समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम प्रसिद्ध संस्था, ठीक है, प्रसिद्ध संस्था का नाम था न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कहाँ पर हुई है, अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में। कब किया गया था, 1898 में। तो यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्कूल था, अमेरिका का सबसे पुराना समाज कार्यक्रमों में से एक संस्था। ये अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़े समाज कार्य स्कूलों में से इसको एक माना जाता है। अमेरिका का सबसे पुराने सामाजिक कार्यक्रमों में से एक इंस्टीट्यूट माना जाता है न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क को, जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी, अमेरिका में है। ये समाज कार्य का प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। उसके बाद आपने 1936 में अपने इंडिया की जब बात करता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस खोला गया, है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कब ओपन हुआ, 1936 में ओपन हुआ। उस समय सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पेपर में पूछा जाता है। सर्वप्रथम अध्यक्ष क्या नाम बताओगे, बता सकते हो आप लोग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर, अरे ये भाई किसी को नहीं पता, डॉक्टर मंसर्ट का नाम देखने को मिलता है। ये बात आप सबको याद रखनी होगी, ठीक है। और इस समय अगर आपसे कोई पूछा जाता है परीक्षा में
कि वाइस चांसलर या अध्यक्ष के रूप में जब नाम आता है तो मनोज कुमार तिवारी का नाम आता है। मनोज कुमार तिवारी का नाम आता है वाइस चांसलर का नाम। चांसलर में प्रोफेसर डीपी सिंह का नाम आता है ना। और ये नाम आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। इससे पहले सालनी भारत का नाम देखने को मिलता था। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली कहाँ पर स्थापित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में ये संस्था बेसिकली स्थापित है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, महाराष्ट्र, मुंबई। और इसको स्थापित किसने किया था? नाम जानते हैं आप? सर दोराब जी। टाटा रतन दादा भोय करके नाम आता है, ठीक है। और सर दोराब जी ने किया था, है ना। टाटा रतन दादा भोय इनका पूरा नाम है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सन 1944 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। ये अभी भी मैंने आपको बताया भी है। ये यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता कब मिली इसको? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को यूजीसी भारत के द्वारा एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। भारत के द्वारा एक विश्वविद्यालय अनुदान, है ना, आयोग के रूप में मान्यता मिली। आयोग के रूप में मान्यता कब मिली? मान्यता 1964 में मिली, ठीक है। याद रखेंगे आप। इसकी 4 जगह संस्थाएं हैं, 4 जगह संस्थाएं हैं या संस्थान है, जिसमें से एक नाम आता है मुंबई, दूसरा नाम आता है हैदराबाद, तीसरा नाम आता है गुवाहाटी, चौथा नाम आता है तुलजापुर। ये तुलजापुर कहाँ पर है? इंडिया में तुलजापुर कहाँ पर है, पता है किसी को? बता सकते हैं प्लीज? नहीं सर, नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो तुलजापुर आप नाम देख रहे हैं, ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे चर्चा करता हूँ, तुलजापुर एक यूनिवर्सिटी के रूप में है। तुलजापुर एक यूनिवर्सिटी है जो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ही पार्ट रहा है ये, ठीक है। तुलजापुर यूनिवर्सिटी को अगर हम कहते हैं तो महाराष्ट्र का ही नाम दर्शाते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे तुलजापुर याद रखना है। तुलजापुर एक महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ये महाराष्ट्र में ही नाम आता है, इसलिए महाराष्ट्र ना करके तुलजापुर का नाम आ जाता है ना। महाराष्ट्र ना करके तुलजापुर का नाम देखने को मिल जाता है। और ये गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, याद रखेंगे आप। तुलजापुर क्लियर है? महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट है ये, महाविद्यालय के रूप में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तुलजापुर। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करोगे प्लीज? यस सर। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब इस सोशल वर्क में हमने अभी केवल ये देखा, जे मैडम के नाम देखे, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम देखा हमने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम देखा हमने, लेन क्लार्क का हमने बेसिकली युगों के बारे में देखा, और साथ ही साथ हमने समाज कार्य की अवधारणा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा। इतनी पॉइंट्स हम लोगों ने आज कवर किया। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। समाज कार्य के अंतर्गत एक नाम मिलता है व्यावसायिक स्थितियों की खोज। समाज कार्य की व्यावसायिक स्थितियों की खोज, व्यावसायिक स्थितियों की खोज।
सन 1890 की मैं बात करता हूँ आप लोगों से। 1890 के दशक में परोपकार संगठन समिति बनी। परोपकार को हम लोग धार्मिक भी कहते हैं, संगठन समिति, है ना। और समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति प्रदान करने के लिए इसने कहा कि चिकित्सा और अभियंत्रण के आश्चर्यों को प्रदर्शित किया गया और व्यवसाय के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान का प्रयोग किया गया। अधिकांश कार्यकर्ता व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते हैं, जीवन यापन हेतु धन अर्जन की आवश्यकता होती है और अपने कार्य को वांछित तरीके से जो है पूरा करते हैं। तो उसी प्रक्रिया में एक प्रश्न बनता है कि समाज कार्य वास्तव में एक व्यवसाय है और यह समाज कार्य को करीब एक शताब्दी की चुनौती के रूप में बना रहा। तो समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक विद्वान आते हैं, तो वह क्रिया बनती है अब्राहम मैस्लो का। किसका नाम बनता है? अब्राहम फ्लेक्सनर का। अब्राहम फ्लेक्सनर ने सन 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर ने 1915 में व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला। सन 1915 में ही दान एवं सुधार की बल्टीमोर सभा की बैठक हुई और उसी बैठक में एक प्रश्न बनाया, कहा कि क्या समाज कार्य व्यवसाय है? क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? एक व्यवसाय है। ये बात किसने कही है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अब्राहम फ्लेक्सनर ने। कब? 1915 में इनका नाम देखने को मिलता है। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अब्राहम फ्लेक्सनर का। क्यों? सोशल वर्क जिन बच्चे ने पढ़ाई कर किया उनको तो पता होगा। पता है? यस सर। चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इनके बारे में ध्यान रखेंगे। एक प्रकार से ये अमेरिकन एजुकेटर रहे हैं। अब अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में 2-3 बातें आप थोड़ा सा नोट करेंगे, है ना। अब्राहम फ्लेक्सनर एक एजुकेटर रहे हैं। फ्लेक्सनर एक रिपोर्ट आती है इनको फ्लेक्सनर रिपोर्ट के नाम से, द फ्लेक्सनर रिपोर्ट सन 1910 में इन्होंने लाया था। ठीक है, इनकी ही एक कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया था सन 1907 में अब्राहम फ्लेक्सनर के द्वारा ही। उस कॉन्सेप्ट का नाम था मेडिकल एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। सन 1907 में ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अब्राहम फ्लेक्सनर के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन। ये कॉन्सेप्ट सन 1915 के दौरान में पब्लिश की गई थी। याद रखेंगे आप सभी लोग 1915। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहा है। इस कार्य को विद्वानों के द्वारा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था और यह सभ्यता के ज्ञान के आधार पर हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कार्य मूल कलाकृति से पुनरुत्पादित किया गया था और मूल कार्य के प्रति यथासंभव सत्य की प्रक्रिया में कार्य करता था। इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन, मतलब क्या समाज कार्य व्यवसाय है? इसी अवधारणा पर बल्टीमोर सभा में इन्होंने अपनी एक भाषण या एक स्पीच इन्होंने दिया था। ये 3 चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताया है अब्राहम फ्लेक्सनर अमेरिकन एजुकेटर के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी बातें एक बार स्पष्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। अभी हमने यह स्टडी क्या क्या किया है, एक तो समाज कार्य बेसिक अवधारणाओं को लेकर हमने यहाँ पे जिक्र किया है। समाज कार्य क्या था, जहाँ हमने समाज कार्य के अर्थ, अवधारणा
साथ ही साथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब पढ़ा, यह स्टडी लेन क्लार्क की युगों के बारे में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर उसके बाद जेम एडम्स के बारे में, अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में हमने यह स्टडी किया है हम लोगों ने अभी, ठीक है। अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज रखा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना। बाकी कल आप लोगों की क्लास जो है वो 10 AM आप सबकी क्लास रहेगी, और ये क्लास 10 AM की जो रखी गई है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लास का शेड्यूल रखा गया है। आपका शेड्यूल के हिसाब से प्रतिदिन आप लोगों के नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे डेली के, और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके सिलेबस पूरे के पूरे कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अब कल की क्लास में। यदि आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, अभी डाउट अगर आपके मन में कोई बन रहा है तो, ठीक है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।